एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के हिसाब से आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है। ये 20% मैं आपको करवा रहा हूँ, कंप्लीटली समझना, एक आइडिया लगेगा आपको कि कैसे क्या प्रश्न यहाँ से आपके आने हैं। पहला प्रश्न ये रहा, और ये विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ कि यदि आप ग्रेड सेकंड की अपनी किताब पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं कुछ भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन 20 प्रश्नों में सभी के सभी प्रश्न इस किताब से आए हैं। तो कंप्लीट विश्वास रखें, इसी को बार बार रिपीट करें और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। समायोजन की प्रक्रिया के संदर्भ में जब आंतरिक आवश्यकताओं और बाह्य मांगों के बीच में संघर्ष उत्पन्न होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इस स्थिति से निपटने का सबसे उचित तरीका नहीं है। हमेशा अंडरलाइन कर लिया करो कि है पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। पर्यावरण में परिवर्तन करके मांग की पूर्ति करना, मैंने जहां समायोजन का अर्थ लिखा है वहां पहली लाइन यही लिख रखी है कि समायोजन का मतलब है मैं और मेरे पर्यावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलाव करना। संघर्षपूर्ण स्थिति से बचने के लिए मानसिक युक्ति का प्रयोग करना, यह भी मैंने जिक्र कर रखा है। जब अप्रत्यक्ष रक्षा युक्तियों का अपन 201 के पेज के ऊपर ये लाइन है और 195 के पेज के ऊपर ये सेम लाइन मिलेगी। आंतरिक आवश्यकता है, मांग को दबाना है, उसमें संशोधन करना, यह भी मैंने बता रखा है कि मार्गंतिकरण जो युक्ति है उसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। रिप्रेशन में अपन उसको दबाते हैं। और चौथा है केवल संघर्षपूर्ण स्थिति के बारे में सोचते रहना। संघर्षपूर्ण स्थिति के बारे में सोचता रहना मतलब कि वो एक नकारात्मक तरीका है। हम समाधान के बारे में सोचेंगे, ना कि संघर्षपूर्ण स्थिति के बारे में। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहां पे गलत हो जाएगा। तीनों ऑप्शन आपको 195 और 201 के पेज के ऊपर आपको एज इट इज अपनी किताब में मिल जाएंगे। इसलिए बता रहा हूं, एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा कि सर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न, बयासी नंबर का प्रश्न ये रहा। अच्छा, ओके, कोई नहीं, बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक बालक की विशेषता नहीं मानी जाती। मैंने पहले भी बोला है, ग्रेड सेकंड में सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा है सृजनात्मकता, और सृजनात्मकता को आपके सिलेबस में डाल रखा है बुद्धि के साथ, मतलब इस बच्चे को अच्छे से पढ़ के जाना। समस्या के बारे में फ्रीडमली सोचने वाला, एकदम सही बात है। मैंने 5 विशेषताएं बता रखी हैं सृजनात्मक बालक की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बता रखी हैं क्रिएटिव बच्चों के 5 आवश्यक गुण, उसमें फ्रीडम सोच को बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। समस्या के परंपरागत समाधान को आसानी से स्वीकार कर लेना, वही मैंने लिख रखा है कि ये रूढ़िगत चीजों को स्वीकार नहीं करते। रूढ़िगत और परंपरागत क्या होता है, एक ही चीज होता है, मतलब जो पहले से चली आ रही है उस चीज में परिवर्तन करेंगे अभिनव सोच के साथ। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत। जोखिम उठाने के लिए तैयार होना, ये प्रतिभाशाली और सृजनात्मक दोनों की विशेषता होती है, ये मैंने सामान्य विशेषताओं में डाल रखा है। अधिक जानने की जिज्ञासा रखना, ये भी छठी या 7वीं विशेषता है। तो इसमें से बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि परंपरागत तरीके से नहीं करते, वो चीजों को बदलते हैं। ठीक है, ये रूढ़िवादी वर्ड मैंने लिख रखा है। तो ये 277, 278, 274 तीनों पेजों में मिल जाएंगे अलग अलग विशेषताएं। 277 के ऊपर, 278 के ऊपर और 274 के ऊपर, ये तीनों विशेषताएं आपको 3 जगह अलग अलग जगह मिल जाएंगी। तो ये क्रिएटिव बच्चों की विशेषता कौन सी नहीं है, 2, परंपरागत तरीके से ये नहीं सोचते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा कथन शिक्षण में शैक्षिक मनोविज्ञान के योगदान के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान वाले टॉपिक पे इन्होंने शायद 3 प्रश्न पूछे हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। अमूमन 2 प्रश्न आते हैं, लेकिन इस पेपर में 3 आए, तो लगभग अपने को आइडिया लगता है कि शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक सबसे छोटा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट। और क्रैश कोर्स में जो मैंने चीजें बताई थी, या मेन कोर्स में जो चीजें बताई कि यहां से प्रश्न आएगा, एज इट इज वहीं से प्रश्न पूछा है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता पे, शिक्षा मनोविज्ञान के तत्व के ऊपर, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता के ऊपर, इसके अलावा प्रश्न नहीं पूछा है। यह शिक्षण में विविध प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं के समायोजन में सहायता प्रदान करता है। उपयोगिता में अपन ये पढ़ते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने में, शिक्षण की नई रणनीतियां विकसित करने में। उपयोगिता में ये भी चौथा या 5वां लाइन लिख रखी है। शैक्षिक मनोविज्ञान हमें उपयुक्त शिक्षण विधियों का ज्ञान देता है, किन बच्चों के लिए कौन सी टीचिंग मेथड का प्रयोग करना चाहिए। कक्षा शिक्षण किसी एक ही सिद्धांत पर निर्भर होता है, ये गलत है। एक आइजेंक की परिभाषा, कुप्पुस्वामी की परिभाषा लिख रखी है मैंने, जहां भी उपयोगिता लिख रखी है वहां पढ़ना। कुप्पुस्वामी ये कहता है शिक्षा मनोविज्ञान हमें अनेक और विविध सिद्धांतों की ज्ञान से देता है, एक सिद्धांत का विरोध करता है। जो व्यक्तिगत भिन्नता का समर्थन करेगा वो कभी भी एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करेगा। ये तीनों विशेषताएं एज इट इज आपको उपयोगिता वाले बिंदु पे मिल जाएंगी। 17 नंबर के पेज पे आप देख लेना किताब में,
एज इट इज मिल जाएगा आपको, चौथा ऑप्शन गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। उसके बाद अगला प्रश्न देखना, कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सही सिद्धांत नहीं है? मुझे नहीं लगता ये प्रश्न कोई बहुत हार्ड है, क्योंकि आप ये देखना है कि आप ये सोचें कि 20 के 20 प्रश्न हार्ड आएंगे, नहीं आएंगे। 7 से 8 प्रश्न एकदम नॉर्मल आएंगे, लेकिन 5 प्रश्न बहुत हार्ड आएंगे, अब 5 मॉडरेट आएंगे। अब वो जो 5 प्रश्न सबसे हार्ड आएंगे वो आपके यदि सही हो रहे हैं, इसका मतलब आप एडवांस में हो, आप भीड़ से अलग हो रहे हो। वो 5 प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं तो आप सामान्य बच्चों के साथ हो, ये याद रखिएगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, पहला ही सिद्धांत है। अभिवृद्धि विकास विश्व से सामान्य होता है, गलत है। विकास क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ये मैंने उदाहरण देके ही बताया कोर्स में कई बार कि बच्चा शुरुआत में जो होता है वो सभी को पापा बोलता है, यानी वो सामान्य क्रिया है। बाद में वो अपने पापा को पापा बोलेगा, बाकी को अंकल, दादा, चाचा बोलेगा। तो विकास हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक होता है। विशिष्ट से सामान्य केवल एक विकास होता है और वो होता है नैतिक विकास, बाकी कोई विकास नहीं होता है। तो बी ऑप्शन गलत है। विकास सहसंबंधात्मक होता है, मैंने लिख रखा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का मतलब है कोरिलेवेंट, यानी हर विकास दूसरे विकास से रिलेवेंट होता है, यह भी सिद्धांतों में वर्णन कर रखा है। अभिवृद्धि विकास वंशानुक्रम वातावरण का प्रतिफल होता है, यह भी हमने लिख रखा है, तो ये भी आप याद कर लेना। ये सभी के सभी जो हैं वो क्या है? सिद्धांत है। केवल बी ऑप्शन जो है वहां पे गलत है, ठीक है। और ये 25 नंबर के पेज पे एज इट इज ये सभी सिद्धांत मैंने वर्णन कर रखे हैं, तो बी ऑप्शन गलत है। अगला देखो, 84 तक हो गए ना। पचासी नंबर का प्रश्न देखना, कोहलर के अनुसार सीखना क्या है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत से एक प्रश्न पूछा है। प्रयास व त्रुटि प्रक्रिया, कोहलर इसका विरोधी है। व्यवहार परक परिवर्तन प्रक्रिया व्यवहारवादी सिद्धांतों की विशेषता है। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक ढंग से संगठित प्रक्रिया अनुबंधन प्रक्रिया, ये तीनों प्रक्रिया व्यवहारवाद की हैं, बाकी एक ही बच गया। फिर भी आप ये देखना, जहां अंतर्दृष्टि सिद्धांत अपनी किताब में खत्म होता, वहां मैंने एक लाइन लिख रखी है विशेष बिंदु, और विशेष बिंदु मैंने लिख रखा है कि अधिगम क्या होता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के अनुसार। वहां मैंने स्पेशली इस चीज को डाल रखा है कि सीखना प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक ढंग से संगठित प्रक्रिया होती है। सेम लैंग्वेज मिलेगी आपको, मतलब भाषा में भी चेंज नहीं मिलेगा आपको। 125 के पेज पे देखना आप, सेम विशेष नामक बिंदु में लिख रखा है मैंने कि कोहलर के अनुसार सीखना क्या है, देख लीजिएगा इसको। जब एक विद्यार्थी, ये अच्छा प्रश्न है जो बच्चा समझ के करेगा, ऐसे 2 4 5 प्रश्न तो ऐसे आएंगे। एक विद्यार्थी सीखने को महत्व देता है इसलिए वह साहित्य पढ़ता है और कल परीक्षा होने के कारण कहीं भी मेहनत करने के लिए, कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित है। इस स्थिति में अभिप्रेरणा को किस प्रकार समझा जा सकता है? देखो, ऐसा प्रश्न जब भी आए ना, थोड़ा सा दिमाग खोलना। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय नहीं है जिसको आप रट के चले गए, ठीक है, या इस किताब को भी आपने रट लिया और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, नहीं। कुछ चीजें अपनी खुद की प्रयोग करनी है, थोड़ी चीजों को समझना है, समझोगे चीजें अपने आप आसान हो जाएंगी। दोनों गुण है, दोनों गुण नहीं है। गुण हमेशा स्थायी होता है, आपके व्यवहार का हिस्सा होता है। दोनों अवस्थाएं इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि क्या कर रहा है, इसलिए साहित्य पढ़ता है, परीक्षा होने के कारण कड़ी मेहनत प्रेरित है। अभिप्रेरणा सीखने को महत्व देता है। महत्व देना आपका एक स्वाभाविक गुण है, क्या एक नेचुरल गुण है, और ये गुण होगा। महत्व देना क्या होगा? गुण। वह साहित्य पढ़ता है, ये गुण है उसका। कल परीक्षा होने के कारण कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित है। अब परीक्षा के कारण कड़ी मेहनत करना मतलब बाह्य प्रेरणा है, वो एग्जाम की वजह से कड़ी मेहनत कर रहा है, तो ये क्या हो गया? बाह्य। और बाह्य हमेशा क्या होती है? अवस्था होती है, स्टेज होती है, क्योंकि वो बदलती रहती है। वो क्या रहती है? बदलती रहती है। तो सीखने को महत्व देना गुण है, लेकिन परीक्षा जो है वो क्या है? अवस्था। जो चीजें वक्त के साथ बदल जाती हैं, परीक्षा आज है कल थोड़ी है, कल परीक्षा परसों थोड़ी है, तो जो बदलेगी वो हमेशा क्या होती है? अवस्था होती है। इसलिए महत्व देना आपका एक इंटरनल गुण है जिसको अपन आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं, जो लगातार चलती है। और परीक्षा वाला जो है वो बाह्य प्रेरणा है, जो एक प्रकार से अवस्था माना जाती है। तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। यद्यपि ये सेम लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आंतरिक प्रेरणा क्या होती है, गुण होता है, ये आपको मिल जाएगा एक अपने 157 के पृष्ठ पे। फिर देखना अगला प्रश्न, 21वीं सदी के कौशल के ऐतिहासिक विकास के आधार पे
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीन मुख्य कौशल समूह में शामिल नहीं है? बहुत इजी प्रश्न था, मैं नहीं मानता कि इतने इजी आएंगे, खैर कुछ प्रश्न बहुत इजी है। तो 21 सदी के कौशल को अपन तीन कौशलों में बांटते हैं, लर्निंग कौशल, ठीक है, लिटरेसी कौशल और लाइफ कौशल। तो लर्निंग कौशल आ गया, लाइफ कौशल आ गया, साक्षरता कौशल आ गया। सुनने का कौशल कहीं भी शामिल नहीं है। तीन मुख्य रूप से इसको डिवाइड किया गया है, ये 4C है, ये फ्लिप्स है और ये IMT है, जिसको शॉर्ट में पूरे याद करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अपनी किताब में डाल ही रखा है, मुझे कहीं बताने की जरूरत नहीं है, 288 के पेज पे है। इसमें आंसर 2 गलत हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न अच्छा प्रश्न है। बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के अशाब्दिक परीक्षण के द्वारा क्रिएटिविटी के निम्नलिखित में से किन किन तत्वों का मापन होता है? मैं बार बार बोल रहा हूं, सृजनात्मक बालक बहुत शानदार तरीके से पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बालक है। ये इस पे पूरा जोर लगा देना, पूरे बिंदु को समझना। ये कैसे इंपॉर्टेंट? बाकर मेहंदी ने 4 शाब्दिक टेस्ट बनाए, 3 अशाब्दिक टेस्ट बनाए। उसमें जो शाब्दिक टेस्ट बनाए हैं वो किसका मापन करते हैं? शाब्दिक टेस्ट में वस्तु के असामान्य प्रयोग, उत्पादक सुधार, परिणाम सुधार परीक्षण, ठीक है, यदि ऐसा हो जाए तो परीक्षण। तो उसमें क्या है, ये 3 गुणों का मापन करता है, प्रभावशीलता का, मौलिकता का और विस्तारण का। तीनों गुण का मापन करता है कौन सा टेस्ट? शाब्दिक टेस्ट। यहां प्रश्न क्या पूछ रहा है? अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण में कौन से टेस्ट हैं? 3 टेस्ट हैं, चित्र पूर्ति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण और रेखा परीक्षण या त्रिभुजाकार आकृति परीक्षण। अब चित्र निर्माण परीक्षण है, मतलब वो चित्र का निर्माण करेगा, वो किसको व्यक्त करेगा? मौलिकता, ओरिजिनलिटी को। चित्र पूर्ति परीक्षण में क्या करेगा? अद्वैत चित्र को पूरा करेगा, मतलब उसका क्या करेगा? विस्तार करेगा, ठीक है। तो किन 2 गुणों को, अशाब्दिक परीक्षण किन गुणों का मापन करते हैं? तो क्या जाएगा? मौलिकता और विस्तारण आ जाएगा। आंसर क्या जाएगा? मौलिकता और विस्तारण। तो चित्र पूर्ति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण और त्रिभुजाकार आकृति परीक्षण, इन तीनों टेस्ट के आधार पर आपको अनुमान लगाना है। तो ये भी बाकर मेहंदी वाला मैंने डाल रखा है। 281 और 82 के प्रश्न पे देख लेना आप, 81 और 282 पे। बस आपको समझना पड़ेगा, एकदम एज इट इज लैंग्वेज नहीं मिलेगी कहीं भी। कौन सा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? बहुत समावेशी शिक्षा पे जो भी प्रश्न आएंगे ना, यद्यपि इसमें 2 प्रश्न डालें, 2 प्रश्न नहीं आएंगे समावेशी शिक्षा पे, एक ही प्रश्न आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप अनुमान चला के लेके चलेंगे, समावेशी शिक्षा पे एक प्रश्न आएगा और बहुत छोटा सा बिंदु है। इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत शॉर्ट एंड स्वीट 4 लाइन में समझ लो। वह शिक्षा जो बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है और सामान्य नियमित विद्यालयों में संपूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान करने की बात करती है, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी पृथक्करण की शिक्षा की बात करती है, बहिष्करण का विरोध करती है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करती है, कठोरता का विरोध करती है, वो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन। इतना सा समझ लो, फिर उसके बाद समावेशी शिक्षा प्रश्न गलत नहीं होता। कौन सा नहीं पूछ रहा है आपसे? नहीं, कौन सा नहीं है? निःशक्त बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सामान्य बच्चों से शैक्षणिक गतिविधियों भाग लेने का अधिकार दिलाना सही है। निःशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग करना, अलग तो करते ही नहीं है। ये कहता है सामान्य बच्चों के साथ निःशक्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी है नियमित विद्यालयों में, तो ये तो इसका गलत तरीका है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रदात्मक मूल्यों को प्रदान करना, प्रत्येक श्रेणी के बच्चों को शिक्षा के समान अधिकार प्रदान करना, सब है। दूसरा कहीं नहीं लिख रखा है, तो ये भी अपनी किताब में मैंने डाल रखा है 282 के पृष्ठ पे, 282 के पृष्ठ पे एकदम से क्लियर है। अगला देखना आप, अपने माता पिता से डांट खाने के बाद एक बालक बगीचे से फूल तोड़ के अपना गुस्सा जाहिर करता है, ये उसने क्यों, कौन सा मावजन? मतलब क्लास में ओरिजिनल एग्जाम्पल दिया हुआ मेरा, एज इट इज यही क्लास में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बच्चा पिता से डांट खाने के बाद भाई बहन के साथ झगड़ा करता है, क्रिकेट का खिलाड़ी आउट होने के बाद बैट को पटकता है, एक बच्चा माता पिता से डांट खाने के बाद फूल के बगीचे को तोड़ता है। ये सब एग्जाम्पल मेरे क्लास में दिए हुए हैं। तो एज इट इज कौन सी युक्ति है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। युक्तिकरण में तो क्या करते हैं? बहाना बनाते हैं, प्रतिगमन में बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, प्रतिक्रियाकरण में क्या करते हैं? मन में इच्छा कुछ और व्यवहार कुछ और करते हैं। यहां अपना गुस्सा किसी दूसरे कमजोर वस्तु पे डाल रहा है, इसका मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। 203 के पृष्ठ पे आपको मिल जाएगा, एज इट इज, सेम टू सेम। नेक्स्ट, समायोजन के ऊपर
ये प्रश्न भी अच्छा है। कौन सा बुद्धि का निष्पादन परफॉर्मेंस परीक्षण है? मतलब जहां निष्पादन परीक्षण वहां बाकायदा किताब में मैंने मेंटेन किया और क्लास में मेंटेन किया है कि ये निष्पादन होते हैं। निष्पादन का मतलब क्या होता है? निष्पादन वर्ड आएगा, क्रियात्मक आएगा। जो वस्तु ओरिजिनल रूप में होती है, मान लीजिए आपको लकड़ी के ब्लॉक दे दिए, ठीक है, मिट्टी दे दी, उससे आपको चीजों को बना के दिखाना है, तो हमेशा परफॉर्मेंस टेस्ट होता है, याद रखना। और अशाब्दिक जो होता है वो परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं होता, उसमें वस्तु चित्र के रूप में भी हो सकती है। मैंने क्लास में समझाई ये चीज। सेगुइन फार्म बोर्ड टेस्ट, ये पहला टेस्ट बनाया था सेगुइन ने। ये पहला क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है, ये लिखा रखा है मैंने कि ये क्रियात्मक और पहला निष्पादन बुद्धि परीक्षण है 1837 में। भाटिया बैटरी परीक्षण दूसरा भारत में बना निष्पादन परीक्षण है। एज इट इज दोनों की लैंग्वेज लिख रखी है। स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि स्केल क्या है? व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। और मिनीसोटा पूर्व विद्यालय परीक्षण व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है। यह निष्पादन नहीं है क्योंकि क्रियात्मक नहीं है, अशाब्दिक में है। ये भी मैंने किताब में जिक्र कर रखा है, लेकिन ये अशाब्दिक है, क्रियात्मक नहीं है। क्रियात्मक को आप क्या करते हो? परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हो। तो इसमें आंसर ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और बी, चौथा आंसर। ये किताब में है 232, 235, 238 दोनों तीनों नाम मिल जाएंगे। 232 पे तो ये सेगुइन वाला दे रखा है, 235 पे आपका ये स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का उल्लेख कर रखा है, और 238 पे आपका मिनीसोटा है। तो ये तीनों मिल जाएंगे आपको। समावेशन शब्द का अर्थ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को किस प्रकार शिक्षा देना है? कई बार ये प्रश्न सीटेट में आया है और किताब में भी मैंने सेम मेंटेन किया है। समावेशी शिक्षा सभी निःशक्त बच्चों को, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, CWSN बच्चों को नियमित विद्यालयों में पूर्ण रूपेण शिक्षा प्रदान करता है, ना कि आंशिक, ना कि अधूरा। तो पूर्णकालिक रूप से नियमित शिक्षा में बात करता है। यह डाला हुआ है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखना। 282 के पृष्ठ पे 282 पृथक्करण बहिष्करण का विरोध करता है। ये बाकी सब नेगेटिव हैं। एक विद्यार्थी एक ऐसे कौशल को प्रदर्शित करता है जैसे विचार सर्जन की विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना, नए विविध दृष्टिकोणों के प्रति खुला और संवेदनशील होना, नए विचारों का विकास करना, उन्हें लागू करना और दूसरों तक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना। 21वीं सदी के कौशल के अनुसार ये किस श्रेणी में आता है? पूरी टेबल बना रखी है और उदाहरण देके समझा रखा है कि इसमें क्या आएगा। तो ये लर्निंग स्किल है, और लर्निंग स्किल में जो क्रिएटिविटी और नवाचार है उसकी सेम विशेषताएं डाल रखी हैं। तो कहीं सोचना ही नहीं है। एक इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन, सृजनात्मकता व नवाचार कौशल। ये लर्निंग स्किल में आता है, क्रिएटिविटी, ठीक है। और सेम एग्जाम्पल दे रखा है 291 के प्रश्न में मिल जाएगा आपको किताब में 291। मीडिया साक्षरता कौशल में तो अपन सूचनाओं की सही कहां से आ रही है, स्रोत सोर्स क्या हो जानते हैं। मीडिया में मीडिया विश्वसनीय है कि नहीं जानते हैं। और आलोचना चेतन में अपन पक्ष विपक्ष दोनों पे सोच के फिर अपन समस्या का समाधान निकालते हैं। फिर देखना आप, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। कथन कांड के 2 या 3 प्रश्न तो आएंगे। किशोर अवस्था में अहम केंद्रित व्यवहार की पहचान एक इमेजिनरी ऑडियंस और बढ़ी हुई आत्म चेतना से होती है। किशोर अवस्था में डेविड अल्काइन ने बताया है इमेजिनरी ऑडियंस क्या होता है, जहां बच्चा ये सोचता है कि सब लोग मेरा ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। वो कहीं भी प्रोग्राम में जाता तो कि सब लोग उसको नोट कर रहे हैं। ये जो सब लोग नोट कर रहे हैं, इससे वो ज्यादा सेल्फ अवेयर हो जाता है कि यार मुझे ढंग से देखना चाहिए, मुझे ढंग से थोड़ा सा टी-शर्ट वगैरह को सही कर लेना चाहिए। तो ये बढ़ी हुई आत्म चेतना से होती है, एकदम सही है। किशोर खुद को अपूर्व, खास और अनोखा समझते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग, विशेषतः संगी साथी, उनकी गतिविधियों को देखें और उन पर टिप्पणी करें। यह पर्सनल फीबल की विशेषता है। दूसरी कथा है व्यक्तिगत कथा, जहां वो अपने आप को यूनिक समझता है। तो वहां बच्चे चाहते हैं कि वो उनको नोट करें, देखें। ये भी सही है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। अब ये व्याख्या करता है कि नहीं करता? देखो, हमेशा जब रिलीवेंट हो तो आपको ये करके आना चाहिए कि व्याख्या करता है। यद्यपि ये पर्सनल फीबल है और ये इमेजिनरी ऑडियंस है। वैसे दोनों किशोर अवस्था की 2 अलग अलग अवस्थाएं। खैर एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा बहुत कुछ, लेकिन चूंकि इसी का अर्थ इसमें निहित है, इसलिए मेरे अनुसार ऐसे प्रश्नों में हमेशा आंसर करो कथन और कांड दोनों सही हैं और दोनों इसकी एक प्रकार से क्या करता है, व्याख्या करता है। यद्यपि इस पे एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा बहुत कुछ, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर ये होगा। और ये किताब में अपने डाल रखा है
148 के पेज पे ना, 148 पे डाल रखा है किताब में, इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल, अच्छे से व्याख्या कर रखी है मैंने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए एक शिक्षक किसी कौशल को उसके सबसे सरल चरणों में विभाजित करता है और आवश्यकता अनुसार संकेत देते हुए पूर्ण बलन की एक प्रणाली के माध्यम से टीचिंग की योजना बनाता है। इस संदर्भ में शिक्षक किस विधि का प्रयोग कर रहा है? बहुत अच्छा है, और स्किनर और पावलोव ये दोनों व्यवहारवादी सिद्धांतों में सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसने कर्मिक सन्निकट की विधि बताई, उसी का एग्जाम्पल दिया है। यद्यपि आपको लगेगा सर कर्मिक सन्निकट का तो नाम ही नहीं है, फिर भी आप देखना कि जो बीएफ स्किनर हम पढ़ते हैं, स्किनर में लास्ट में मैंने अति महत्वपूर्ण उसका मूल्यांकन के अंतर्गत 5 बिंदु का उल्लेख कर रखा है किताब में, और 5वें बिंदु में जो 5वां बिंदु है ना, उसमें मैंने लिख रखा है अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण। आप ये देखना 155 के पेज पे देखना, 5वां बिंदु है, उसमें मैंने ये वर्ड लिख रखा है व्यवहार विश्लेषण क्या होता है। तो बाकी जैसे जैव प्रतिपुष्टि ये संज्ञानवादी सिद्धांतों की बात है, मूल प्रवृत्ति भी संज्ञानवादियों की बात कर, तंत्रिका प्रतिपुष्टि संज्ञानवादी है। पहला आंसर हो जाएगा अप्लाइड व्यवहार विश्लेषण, जहां वो प्रत्येक व्यवहार को टुकड़ों में बांटता है, कर्मिक सन्निकट विधि का प्रयोग करता है, उसके अनुसार पूर्ण बलन देता है। तो ये भी 155 के प्रश्न पे सेम वर्ड मिल जाएगा आपको। किसने सिद्धांत दिया कि संप्रत्यों का विकास भाषा से पहले होता है और भाषा के विकास में सहायक है? सबको पता है, मुझे नहीं लगता इस प्रश्न में कोई कंफ्यूजन होगा। ये जीन पियाजे ने कहा है। वाइगोत्स्की कहता है कि पहले भाषा आती है उसके बाद विचार, और पियाजे कहता है कि पहले विचार आते हैं उसके बाद भाषा। नॉम चॉम्स्की जो बात करता है कि बच्चे एलएडी के साथ जन्मजात भाषा यंत्र के साथ पैदा होते हैं, पियाजे वाला 120 के पृष्ठ पे लिख रखा है, 120 पे देख लेना, पियाजे का जहां सिद्धांत है उसका उल्लेख है। फिर देखना अगले प्रश्न, शिक्षक ऐसा शिक्षण अधिगम वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अधिगमकर्ता उद्दीपक के प्रति विभिन्न प्रकार के अनुक्रियाओं के मध्य समानताएं और असमानताएं देखने की कोशिश कर रहे हैं। तुलना और अंतर की सहायता से सीखे गए संप्रत्यों को एक परिस्थिति से दूसरी मिलती जुलती परिस्थिति में अनुप्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों के संदर्भ में क्या कहलाता है? थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य और 5 गौण नियम बताए, और गौण नियमों में चौथा नियम जो है उसका नाम है सादृश्य असमानता का नियम। तो एज इट इज सेम लैंग्वेज मिल रही है। बहु अनुक्रिया में तो क्या करते हैं, मन में आ रही वो अनुक्रियाएं करते हैं, फिर गलत अनुक्रियाओं को छोड़ देते हैं। सादृश्य या समानता के नियम में क्या करते हैं, जो एक परिस्थिति में सेम की है उसको अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए सेम वही व्यवहार रिपीट कर देते हैं। ये सादृश्य या समानता का नियम है। अभिवर्ती का नियम, दृष्टिकोण सकारात्मक और सीख जाओगे वरना छोड़ दोगे। अभ्यास का नियम, करत करत अभ्यास के जड़ मत हुई सुजान। तो आंसर क्या हो जाएगा, सादृश्यता का नियम। ठीक है, 101 के पृष्ठ पे सेम भाषा मिल जाएगी आपको। स्मृति, विस्मृति, प्रत्यक्षीकरण, संप्रति निर्माण, चिंतन, समस्या समाधान आदि प्रकरण शिक्षा मनोविज्ञान के किस कार्य क्षेत्र से संबंधित हैं? कई बार जिक्र किया मैंने टेस्ट सीरीज में, पता नहीं कितनी बार इस प्रश्न को डाला है। सेम प्रश्न देखना आप टेस्ट सीरीज में, सेकंड ग्रेड की जो अपनी मॉडल पेपर यदि बुकलेट हो तो उसमें भी देखना, एज इट इज सेम प्रश्न मिलेगा आपको। ये सब किसके, जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं वो हमेशा याद रखना शिक्षा मनोविज्ञान के सीखने की प्रक्रिया यानी अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अनुभव के अंतर्गत वातावरण संबंधी क्रियाएं आएंगी, परिस्थिति, वातावरण संबंधी क्रियाएं, शिक्षार्थी, अधिगमकर्ता, जितने भी विकास के पहलू सब इसमें आएंगे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया। ये 14 नंबर के प्रश्न पे डाल रखा है, एज इट इज सेम भाषा मिलेगी आपको। अभिप्रेरणा के संबंध में अभ्यास समुदायों के भीतर भागीदारी, पहचान और पारस्परिक संबंधों पे जोर देने वाले दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? आपने कहीं नहीं भी पढ़ा तो भी इसका आंसर कर सकते हो। क्यों? व्यवहारवादी उपागम तो बाह्य व्यवहार की बात करता है, संज्ञानवादी आंतरिक की बात करता है, सामाजिक संज्ञानात्मक बांडूरा प्रत्यक्ष उसकी निरीक्षण की बात करता है, और अभिप्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है, लियो से संबंधित है, मार्गरेट मिथ और रुथ बेंटिक्ट से संबंधित है। मैंने व्यक्तित्व में भी इसका उल्लेख कर रखा। रुथ बेंटिक्ट और मार्गरेट मिड ने इस बात पे बल दिया है कि भागीदारी, पहचान और पारस्परिक संबंध बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये सेम बात वाइगोत्स्की कहता है। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण ये रुथ बेंटिक्ट, मार्गरेट मिड, लियो और लेव वाइगोत्स्की इनसे जुड़ा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये मोटिवेशन वगैरह में, अधिगम वाले में सब जगह मिल जाएगा। 174 पे पर्सनैलिटी में डाल रखा है मैंने।
आलपोर्ट के अनुसार लक्षण जो व्यवहार पे अपेक्षाकृत विशिष्ट और कमजोर प्रभाव डालते हैं। आलपोर्ट ने 3 गुणों की बात की है, कॉर्डिनल, केंद्रीय और गौण। सबसे जो कमजोर प्रभाव डालते हैं वो क्या कहलाते हैं? गौण या द्वितीयक सेकेंडरी लक्षण है। ठीक है, केंद्रीय लक्षण भी मुख्य प्रभाव डालते हैं और मुख्य लक्षण जिनको कॉर्डिनल बोला, ये तो प्रभाव डालते हैं। तो ये भी आपको 184 के पेज पे सेम भाषा मिल जाएगी। यानी टोटल 20 प्रश्न आए हैं और 20 के 20 अपनी किताब से